हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत, और मैंने ये भी बताया था कि अपन जिस प्रकार से आरबीएससी की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप सभी को अगर ये बात थोड़ी सी भी पता हो कि अपने प्रश्न पत्र का आधार जो आरबीएससी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें होती हैं, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमेशा साथ में बने रहिए। अपन इसी प्रकार से किताबों का अध्ययन करेंगे और अपने इस पाठों का जो नोट्स बनाकर पढ़ेंगे और फिर इनके जो प्रश्नोत्तर है वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने जिस प्रकार से काफ़ी टॉपिक पढ़ लिया था अपन ने, आज अपन शुरू करते हैं। देखिए, मुगलों के पतन के कारण पढ़ रहे थे अपन। बाह्य आक्रमण एक कारण था जो अपन ने पढ़ दिया। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमणों जैसे बहुत सारे ऐसे आक्रमण हुए जिससे मुगलों की सैनिक शक्ति क्षीण हो गई और आर्थिक शक्ति भी क्या हो गई, कमजोर हो गई। इसके बाद आता है राष्ट्रीयता का अभाव। मुगल काल में अधिकतर शासक जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण के शासक नहीं हुए। उन्होंने विभिन्न पंथों को मानने वाले लोगों में एकता की भावना का संचार नहीं किया। औरंगजेब हिंदुओं तथा शिया मुसलमानों से नफरत करता था। ये शासक अपनी प्रजा एवं सूबों के पदाधिकारियों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं भर सका। जिस प्रकार से अपन, तो क्या होता है कि औरंगजेब जो था वो गैर हिंदुओं से और शिया मुसलमानों से जो है नफरत करता था। हालांकि जो मुगल होते थे वो मुगल सुन्नी मुसलमान होते थे। देखो, मुसलमानों भी दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, शिया और सुन्नी। तो ये मुगल जो होते थे वो थे सुन्नी मुसलमान और ये शिया मुसलमानों से नफरत करते थे। तो ये भी एक इनकी जो कमजोरी का जो पॉइंट था, एक इनमें राष्ट्रीयता का अभाव था। जितने भी मुगल शासक हुए वो अपने राष्ट्र के लिए नहीं हुए, वो सिर्फ अपने भोग विलास के लिए शासन करते थे। और पर ये शासक अपनी प्रजा एवं सूबों के पदाधिकारियों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं भर सके। देखो, इनमें जो इनने जो मंत्री थे, इनके आगे जो सरदार थे, सूबेदार थे, उनमें ये राष्ट्रीयता की भावना नहीं भर सके जिससे वो ओतप्रोत होकर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सके। ऐसी भावना वो नहीं भर पाए। आगे है यूरोपीय जातियों का आगमन। मुगल काल में पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच समुद्र मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। और कुछ समय बाद अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अपनी सामुद्रिक शक्ति के बल पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। देखिए, जिस प्रकार से भारत में यूरोपीय जो जातियों का आगमन हुआ, उन्होंने भी मुगलों को बहुत सारी क्षति पहुंचाई। देखिए कैसे मुगल काल में पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच जो समुद्री मार्गों से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, वो अपने केवल और केवल व्यापार के उद्देश्य से आए थे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे मुगल शासकों की जो कमजोरियों को उन्होंने समझा और उन्होंने मुगलों पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। देखिए, अपन बात करते हैं 1757 की, प्लासी के युद्ध की। प्लासी के युद्ध में के बाद में जो इन्होंने अंग्रेजों ने औरंगजेब को बिल्कुल, जो कह सकते हैं, सॉरी औरंगजेब नहीं, मुगल जो शासक थे उनको बिल्कुल कमज़ोर समझ लिया था। और जिस समय औरंगजेब शासन करता था, औरंगजेब को भी मुगलों ने जितना कमज़ोर समझ रखा था, वो सॉरी अंग्रेजों ने जितना कमज़ोर समझ रखा था उतना ही औरंगजेब कमज़ोर नहीं था। और मुगलों ने फिर क्या किया, औरंगजेब के आगे जो इनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए, इनसे माफ़ी मांगने के लिए अंग्रेज जो औरंगजेब के दरबार में आए थे, जो पाँव पड़ गए थे औरंगजेब के, और फिर औरंगजेब ने इनको माफ़ कर दिया था अंग्रेज़ों को। तो उस समय औरंगजेब को इनको माफ़ नहीं करना चाहिए था। तो ये कि उनकी बड़ी कमज़ोरी थी। यूरोपीय जो जातियों को इन्होंने जो एक क्षेत्र प्रदान किया, इनको सहयोग प्रदान हुआ उनसे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें सामुद्रिक बल के शक्ति के बल पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। अर्थात मुगलों के पतन का जो अंतिम कारण अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। देखो, मुगलों के जो पतन का एक महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है वो है थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत में जिस समय आई थी,
उसमें व्यापार के उद्देश्य से आई थी। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे भारत में जो कमज़ोर शासन के बल पर इनका ध्यान आकर्षित हुआ और इन्होंने अपना शासन स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा मजबूत किया। और जिस प्रकार से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, वो सिर्फ बंगाल को आधार बनाकर पूरे भारत में इन्होंने जो अपना व्यापार आरंभ किया था। लेकिन अवसर पाकर उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। ये थे इनके मुगलों के कुछ कमजोरी, जो इनके पतन के कुछ कारण थे। आगे 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत दक्षिण भारत में मराठा तथा उत्तरी भारत में सिख एवं जाट शक्ति से हुए संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को कमजोर एवं विखंडित कर दिया। 18वीं सदी में भारत के विभिन्न भागों में प्रमुख राजनीतिक शक्तियां निम्नानुसार थी। देखिए, जो भारत में मराठा एवं उत्तरी भारत में सिख जाट शक्ति से संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को और विखंडित कर दिया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मुगलों के पतन के बाद धीरे धीरे कई बहुत सारे राज्य स्थापित हो गए थे। उसमें थे सिखों ने, उत्तरी भारत में सिख है, जाट है और दक्षिण भारत में मराठा है। इन्होंने अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। ये मुगलों की कमजोरी का अवसर पाकर इन्होंने 18वीं सदी में विभिन्न भारत में जो पूरे भारत में एक बहुत सारी छोटी छोटी जातियों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उसमें से थे मराठा। मराठा महत्वपूर्ण थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में शिवाजी ने की थी। शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारियों ने औरंगजेब के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मराठा साम्राज्य में छत्रपति के स्थान पर पेशवा अधिक शक्तिशाली हो गए। पेशवा बाजीराव ने मराठा शक्ति का प्रसार भारत के अन्य प्रांतों मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड आदि में कर दिया। जिस प्रकार से छत्रपति होते थे, जो शासक होते थे, उसके आगे जो पेशवा होते थे वो अधिक शक्तिशाली होते गए। उनके पास में सेना होती थी, वो जहाँ कहीं भी मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आक्रमण कर देते थे। वो धीरे धीरे करते क्या हो गए, शक्तिशाली, और इन्होंने अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना आरंभ कर दिया। बालाजी बाजीराव के समय मराठाओं ने भारत में अधिकांश भागों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1757 ईस्वी तक आते आते मुगल सम्राट व वजीर भी मराठों के नियंत्रण में आ गए। 1752 में आते आते जो कह सकते हैं अपन, जो छोटे छोटे जो भी वजीर थे, जो छोटे छोटे शासक थे, वो भी क्या हो गए, जो मुगलों के जो सम्राट और जो आगे मंत्री वगैरह हुए थे, वो भी मराठों के नियंत्रण में आ गए। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा शक्ति को आघात लगा। इसके बावजूद उस समय भारत में सबसे प्रबल शक्ति मराठा ही थे और अंग्रेजों ने मराठों के साथ 3 बार युद्ध करके उनको अपने अधीन कर लिया। देखिए, जिस प्रकार 1757 में पानीपत की लड़ाई की बात करें अपन, तो पानीपत की लड़ाई में मराठों की शक्ति को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा था। अपन कह सकते हैं 1 लाख मराठा शहीद हो गए थे। तो भी उस समय भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में मराठों का नाम था। और धीरे धीरे करता इन्होंने, देखो, अंग्रेजों ने इनकी शक्ति को क्या कर दिया, क्षीण कर दिया, कमजोर कर दिया। दूसरी जाति थी, वो थे जाट। मथुरा में जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में विद्रोह कर दिया। कालांतर में बदन सिंह के नेतृत्व में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जाटों की शक्ति का विकास महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में हुआ। जाटों की जो शक्ति का विकास अपन कह सकते हैं, वो महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। सूरजमल ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। जाटों ने मथुरा, अलीगढ़, दोआब क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंत राय होलकर की सहायता की थी। देखो, भरतपुर के शासक हुआ करते थे रणजीत सिंह। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जिस प्रकार से अंग्रेजों और मराठों के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो इन्होंने भी जो है मराठों की सहायता की थी। बाद में भरतपुर के शासकों ने अंग्रेजों से संधि कर ली। बाद में भरतपुर के शासकों ने भी अंग्रेजों से क्या कर ली, संधि कर ली थी। 1803 की बात करें अपन, जो सबसे पहले संधि हुई थी। और सबसे अंतिम जो पहले, ये तो सहायता इनके बीच में समझौता हुआ था 1803 में। और 1817 से लगाकर 1823 के बीच में जो सहायक संधि हुई, उसमें धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने राजस्थान और भारत के समस्त जो छोटे छोटे राज्यों को क्या कर दिया था, अपने अधीन कर लिया। आगे हैदराबाद। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगलों ने
मुगलों के मनसबदार निजाम सिंह किलिश खां ने दक्षिण के 6 मुगल सूबों को मिलाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की। निजाम पर मुगल सत्ता का प्रभाव नाम मात्र का था। अब वह एक स्वतंत्र शासक बन गया था। अब वो क्या बन गया था? निजाम क्या था? एक स्वतंत्र शासक बन गया था। शुरुआत में ये मुगलों के अधीन काम करता था। मुगल जो सूबों को मिलाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी मुगलों ने, छोटे छोटे गांवों को मिलाकर, और बाद में ये एक स्वतंत्र शासक बन गया था। उसके साम्राज्य की विस्तार योजना में को मराठा पेशवा ने तोड़ दिया। मराठों ने उसे पाल खेद के युद्ध में पराजित किया। पराजित होने के बावजूद भी हैदराबाद का निजाम शक्तिशाली था। बाद में हैदराबाद निजाम ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। बाद में हैदराबाद के निजाम ने भी क्या कर ली? अंग्रेजों से इन्होंने भी सहायक संधि कर ली। तो धीरे धीरे करके जो जो छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने समस्त जो राज्य थे वो अंग्रेजों अपनी सहायता के लिए अंग्रेजों से मिल गए थे। जिस प्रकार से अपन बात करें तो जो भरतपुर के ये जो शासक हुआ करते थे, भरतपुर के शासकों ने ही मराठों से तंग आकर इन्होंने मतलब सहायक संधियाँ की थी। ऐसे कई अपने को उदाहरण मिलते हैं कि जो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनकी ये कमजोरी थी। और आगे है अवध। अवध के मुगल सूबेदार सआदत खान ने स्वतंत्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया। देखो, मुगलों का ही अवध था, वो मुगलों का ही अधीन था और इनका ही सूबेदार वहाँ पर बैठता था। तो इनका जो सूबेदार था सआदत खान, इन्हें भी अपना स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसने नादिर शाह के आक्रमण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कालांतर में अवध का शासक सुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया और अवध पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। और अवध का शासक जो बाद में था सुजाउद्दौला, वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए थे और अवध भी क्या हो गया था? अंग्रेजों के अधीन हो गया। आगे है बंगाल। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद खां कुली ने की थी। बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। जो अपन कहते हैं जो कुली खां, मुर्शिद कुली खां, उसने धीरे धीरे करके अपना अधिकार आरंभ जो कायम कर लिया था। उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में मराठों ने बंगाल के से उड़ीसा को छीन लिया। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के में अंग्रेजी सेनापति क्लाइव ने सुजाउद्दौला को पराजित कर बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। देखिए, पहले बंगाल था, बंगाल के साथ में उड़ीसा भी साथ में था, लेकिन अंग्रेजों ने ये उड़ीसा था वो बंगाल से छीन लिया और धीरे धीरे करके जो अपन कह सकते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने जो इनसे सिराजुद्दौला से जो बंगाल है वो छीन लिया था और बंगाल पर भी आधिपत्य स्थापित हो गया था अंग्रेजों का। अगला है मैसूर। मैसूर पर वाडियार वंश के राजाओं का शासन था। 18वीं सदी के मध्यकाल में उसके सेनापति हैदर अली ने उस पर अधिकार कर लिया। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से निरंतर संघर्ष हुआ। 4 युद्धों के पश्चात 18वीं सदी के अंतिम दशक में अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने काफ़ी संघर्ष किया अंग्रेजों से, लेकिन धीरे धीरे करके इन पर मैसूर पर भी क्या हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब बात करें राजस्थान की, तो 18वीं सदी में राजस्थान में जो राज्य था राजपूत राज्य, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर राजपूत शासकों ने अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ किया, किंतु ये गृह युद्ध में उलझ गए और मराठों की विस्तारवादी नीति ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। देखिए, हालांकि इन्होंने मुगलों की कमजोरियों को जान लिया था राजस्थान के राजपूत राज्यों ने, लेकिन इनके बीच में जो गृह युद्ध थे उन गृह युद्ध के चक्कर में ये पिसड़ गए थे। अब राजस्थान का पहला राज्य आता है आमेर। आमेर जयपुर। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जयपुर के सवाई मानसिंह ने मालवा की सूबेदारी प्राप्त की थी और सवाई जयसिंह के द्वारा बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप करने के कारण मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश हुआ। प्रवेश के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सवाई जयसिंह तथा अन्य शासकों ने 1734 में राजपूत राजाओं का हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन बुलाया था। देखिए, 18वीं शताब्दी में जो जयपुर के शासक हुआ करते थे सवाई जयसिंह ने, और
मालवा की सूबेदारी इनको प्राप्त हुई थी 18वीं सदी में सवाई जयसिंह को। मालवा की सूबेदारी इनको प्राप्त हुई और सवाई जयसिंह के द्वारा बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप के कारण मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश हुआ। क्या हुआ, बूंदी में जो मराठाओं का आक्रमण हुआ था उसमें सवाई जयसिंह ने हस्तक्षेप कर दिया बीच में, तो मराठाओं की आंख और बढ़ गई आमेर पर। आमेर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया इन्होंने। मराठाओं के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सवाई जयसिंह और अन्य शासकों ने मिलकर मराठाओं के प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1737 में जो जुलाई 1737 में इन्होंने जो रिड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया था राजस्थान के समस्त राजाओं का। उन्होंने ओरडा सम्मेलन के द्वारा राजपूत एकता का प्रयास किया। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में संघर्ष हुआ। जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं सवाई जयसिंह ने ओरडा जो राजस्थान के राजपूतों को एक करने का प्रयास किया मराठाओं के विरुद्ध, उसके बाद में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके पुत्र थे ईश्वर सिंह और माधो सिंह, उनके बीच में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया था। बाद के सभी शासकों ने मराठाओं के आक्रमण को भी झेलने पड़े। जो ईश्वरी सिंह ने अपन कह सकते हैं मराठाओं से तंग आकर इसने भी आत्महत्या कर ली थी, और बाद में जो भी शासक हुए थे उन्होंने मराठाओं से आक्रमणों को सामना करना पड़ा, मराठाओं के आक्रमण का। और जयपुर राज्य की अंतिम प्रमुख सफलता सवाई प्रताप सिंह द्वारा तुंगा के युद्ध में मराठाओं को पराजित करना था। धीरे धीरे अपन कह सकते हैं अंतिम बार जो मराठाओं से युद्ध हुआ था वो सवाई प्रताप सिंह का हुआ था तुंगा नामक स्थान पर। इसको अपन विस्तार से देखेंगे अगले वीडियो में। तुंगा का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच में हुआ, मराठाओं के कौन कौन से जो जो पेशवा थे, कौन कौन से जो छत्रपति थे, उनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी अपन केवल टॉपिक पर फोकस करते हैं। अगला है जोधपुर राज्य। जोधपुर के अजीत सिंह ने जोधपुर के को मुगलों से छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में मुगल दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाया, वो गुजरात का सूबेदार बना। मुगल सम्राट फर्रुखसिंह को गद्दी से हटाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके पश्चात पूर्ववर्ती शासकों में राजगद्दी को लेकर गृह युद्ध हुआ। मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने जय सिंह को आमेर व अजीत सिंह को जोधपुर को प्राप्त करने की मदद की। कालांतर में ये राज्य आपसी गृह युद्ध में उलझ गया। अपन बात करें मेवाड़ की, मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह द्वितीय और जयपुर के जो जय सिंह को आमेर व अजीत सिंह को जोधपुर प्राप्त करने में मदद की। मेवाड़ के जिस प्रकार से अमर सिंह द्वितीय थे उन्होंने जयपुर जो जय सिंह को आमेर और अजीत सिंह को जोधपुर प्राप्त कराने में मदद की थी। कालांतर में ये राज्य आपसी गृह युद्ध में उलझ गया। इन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ जो थे इनकी बहुत पहले जो दोस्ती हुआ करती थी आपस में, लेकिन धीरे धीरे ये भी क्या हो गए, आपसी गृह युद्ध में उलझ गए थे। इस प्रकार 18वीं सदी में भारत में राजनीतिक अव्यवस्था व्याप्त हो गई और मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। उसके स्थान को भरने की क्षमता मराठा शासकों ने की थी, किंतु उन्होंने मात्र सौत एवं सरदेश मुखी वसूल करने में अपना ध्यान दिया। देखो, मुगल साम्राज्य जो कमजोर हो गया था उसके स्थान को भरने के लिए मराठाओं ने जो क्षमता थी वो मराठा शासकों ने थी, लेकिन मराठाओं ने भी अपने गृह युद्ध में उलझ गए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कर वसूल करने के लिए भी अपना ध्यान लगाया। उन्होंने उत्तरी भारत के राजपूत राज्यों से अच्छे संबंध विकसित नहीं किए। इन्होंने मराठा एक बड़ी शक्ति के रूप में थे, लेकिन इन्होंने भी अपने जो आधिपत्य स्थापित करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में परिणाम स्वरूप पानीपत के तृतीय युद्ध में उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध राजपूतों तथा अन्य भारतीय शक्तियों के सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, जिस प्रकार से अहमद शाह अब्दाली का युद्ध के साथ में मराठाओं का युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से अपन जानते हैं, तो उसमें इसी मराठाओं की इसी नीति के कारण उनको अन्य राजपूत शासकों का जो है सहयोग नहीं मिला, जिससे मराठाओं को इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। राजपूत शासक भी अपने गृह युद्ध के कारण अपनी शक्ति का विस्तार नहीं कर पाए। भारतीय शासकों की इस कमजोरी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो इन्हीं राजपूत जो शासकों की कमजोरी के कारण अंग्रेजों को ये मौका मिल गया और इन्हीं मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। आगे है 18वीं सदी में समाज एवं संस्कृति। देखो, 18वीं सदी की बात करें तो समाज और संस्कृति उस समय किस प्रकार की रही होगी। देखिए, भारतीय समाज हिंदू एवं मुसलमान निवास करते थे।
उसमें 18वीं सदी की बात करें तो भारत में हिंदू और मुसलमानों की संख्या काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। इनमें समान रीति रिवाज प्रचलित थे। इनमें बहुत सारी जो ऐसी रीतियाँ थी वो समान थी। जातियाँ व्यवसाय पर आधारित थी, न कि क्रम पर, मतलब जन्म से आधारित नहीं थी। जिस प्रकार से व्यवसाय करते थे उसी प्रकार का उसको जो उसी श्रेणी में उसको रखा जाता था। अमीर एवं जनसाधारण 2 वर्ग हुआ करते थे, अमीर एवं जनसाधारण। भारतीय व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। बंगाल एवं दक्षिण भारत के वस्त्र संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध थे। देखिए, जिस प्रकार से भारत के जो व्यवसाय की बात करें 18वीं सदी की, तो भारत का व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा निपुण हुआ करता था और इनके जो वस्त्र वगैरह हुआ करते थे वो कई जगह पर एक्सपोर्ट हुआ करते थे। और बंगाल के और दक्षिण भारत के वस्त्र तो संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध थे। भारत का माल विदेशी बाजारों में बहुत अधिक थी। इनकी भारत के जो माल की थी वो मांग वो विदेशी बाजारों में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। किंतु 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी नीतियों ने के व्यापार को प्रभावित किया। अंग्रेजों की जो 18वीं सदी में जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी व्यापार को, भारत के व्यापार को कमज़ोर करने के लिए, उन नीतियों में वो सफल हुए और उन्होंने भारत के व्यापार को क्या किया, कमज़ोर किया। मुगल साम्राज्य को कमज़ोर होने से कलाकारों ने क्षेत्रीय राज्यों की ओर रुख किया। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में कला का विस्तार तीव्र गति से हुआ। देखिए, मुगलों की जो कमज़ोर होने से कलाकारों ने क्षेत्रीय राज्यों की ओर रुख किया। देखिए, मुगलों की साम्राज्य जो जिस प्रकार से अपन 18वीं सदी की बात करें तो मुगलों का साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। तो जिस राज्य में उन्होंने जो कलाकारों को श्रेय प्रदान नहीं कर सके, उनको संरक्षण नहीं मिला, तो कलाकार दूसरी जगह के उन्होंने मतलब अपना प्रस्थान करना शुरू कर दिया क्षेत्रीय जगह में। जिससे क्या हुआ, कला को बहुत ज़्यादा मतलब संरक्षण मिला। वो स्वतंत्र रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। व राजपूत चित्रकला शैलियों ने में नई विशेषता आई। राजस्थान में इसी काल में जाट शासकों ने डीग में के महल बनवाए। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया एवं भारत में 5 स्थानों पर वेधशालाएं, जंतर मंतर बनाई। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। प्रताप सिंह के दरबार में ही राधा गोविंद और संगीत सार जैसा ग्रंथ लिखा गया। देखिए, सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया। जयपुर शहर किसने बनाया? सवाई जयसिंह ने। और राजस्थान में दीग के जल महल किसने बनाए? जाट शासकों ने। और सवाई जयसिंह ने 5 जो वेधशालाएं बनाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जगह पर इन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसमें जयपुर है, उज्जैन है और दिल्ली है। इन 5 जगहों पर जो सवाई जयसिंह ने जो जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। और सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। प्रताप सिंह के दरबार में राधा गोविंद और संगीत सार जैसे ग्रंथ लिखे गए। संगीत सार और राधा गोविंद जैसे ग्रंथ भी किनके काल में लिखे गए थे? सवाई प्रताप सिंह के काल में। इसके दरबार में गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान रहते थे। गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किसके जो रहते थे किसके दरबार में? तो ये रहते थे सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। पिछली बार रीट में क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा गया था, गंधर्व बाईसी जो किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त हुआ करता था? वो हुआ करता था प्रताप सिंह के दरबार में। आगे हैं, इसी काल में पंजाब में हीर रांझा लिखा गया। भारतीय की भाषाओं में कई ग्रंथों का निर्माण हुआ। पूछा जा सकता है हीर रांझा कौन सी शताब्दी में लिखा गया? तो 18वीं शताब्दी में। इनका भी अपन उल्लेख करेंगे अगले वीडियो में। और इसके कुछ ये प्रश्न है, मराठाओं का सर्वप्रथम भावना राष्ट्रीय भावना को किस शासक ने भरा? मराठाओं में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना को किस शासक ने भरा था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो। यशवंत राय होलकर की सहायता से राजस्थान के किस शासक ने की थी? राजस्थान से कौन से शासक ने यशवंत राय होलकर की सहायता की थी? गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थी? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और ये क्वेश्चन भी पढ़ने बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए वीडियो के साथ में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।